Please like, share, subscribe and press the bell icon. मोहब्बत मुखलिस हो तो उसका जरूर सिला मिलता है, मगर सीमा को लगता था कि उसकी मोहब्बत मुखलिस तो है मगर उसका कोई सिला नहीं। उसने चाहत की रूह को छुआ था, मोहब्बत की उस इंतहा को छुआ था जिसे दीवाने दीवानगी को पहुंचकर भी पहचान नहीं पाते। साइंस में पढ़ा था कि हर अमल का रद्द अमल होता है, मगर आम जिंदगी में देखा है कि अगर अमल के जवाब में रद्द मिले तो जिंदगी फीकी फीकी सी हो जाती है, और अगर प्यार के मामले में ऐसा हो तो जिंदगी गुजारना दूभर हो जाता है। मगर वो अमल और रद्द अमल से लाताल्लुक होकर दिन रात उस शख्स की याद में तड़प रही थी जिसे खबर ही नहीं थी कि वो उसके नाम अपनी कोमल सोचें, शबनमी यादें और जिंदगी के रंगों भरे आयाम कर चुकी है। उसकी मोहब्बत को क्या नाम दिया जाता कि वो उस शख्स को चाहती इतना है कि उसके जाने के बाद भी वो उसके कमरे की सफाई रोजाना इस तरह करती है जैसे वो अभी गया नहीं वहीं रहता है। उसके जूते साफ करते करते बेखबरी में दोपहर से शाम कर डालती है। उसके अलमारी में पड़े कपड़ों की हफ्ते में कई बार तरतीब बदलती है, सिर्फ इसलिए कि उनमें उसकी महक बसी है। उसकी रीडिंग चेयर पर बैठकर उसी के अंदाज में किताब पढ़ती है। उसकी राइटिंग टेबल पर उसी के अंदाज में कागज पर कलम चलाती है, फिर इस डर से भाग खड़ी होती है कि कोई देख ना ले। उसकी मोहब्बत पाकीज़गी की चादर में लिपटी हुई थी और वो उम्र भर बगैर किसी को बताए उसे यूं ही चाहते रहना चाहती थी। वो शायद इश्क की दुनिया की पहली लैला थी जो चाहती थी कि उसके मजनू को भी खबर ना हो कि वो उसे चाहती है। छुट्टी का दिन था और आजिब ने पूरे 3 माह बाद कोठी के अंदर दोबारा से कदम रखा था। कोठी में दाखिल होने के बाद उसे अजीब सी तुमानियत का एहसास हुआ। आखिर इस जगह से उसकी कई यादें वाबस्ता थीं। 3 माह पहले यहाँ से जाने वाले और अब के आज़म में जमीन आसमान का फर्क था। जब वो यहाँ से गया था तो घिसे पिटे कपड़ों में था, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, जेब की तरह दिमाग भी खाली खाली सा महसूस हो रहा था। आंखें आंसुओं और दिल गम से भरा हुआ था और सिवाय खुददारी के उसके पास कुछ न था। मगर आज जब वो कोठी में आया था, नए मॉडल की गाड़ी उसके नीचे थी, जिस्म पर इंपोर्टेड सूट था और हाथ में महंगा मोबाइल था। जेब में पड़ी चेकबुक ये बता रही थी कि उसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है। आंखों से टपकती जहानत उसके रोशन मुस्तकबिल की नवीस सुना रही थी और उसका खिलता चेहरा उसके दिली सुकून की गवाही दे रहा था। सबसे पहले उसका सामना मरवा से हुआ। उसे देखकर वो पलकें झपकाना भूल गई। अरे आज़ब भाई, ये आप हैं? पहली नजर में तो पहचाने ही नहीं जा रहे। कैसी हो और तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? आज़ब ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए पूछा। सब अच्छा है, आए अंदर आए, अम्मी आपको देखकर बहुत खुश होंगी। मरवा उसे बाजू से पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोली। आमना बेगम की उसे देखकर बांछें खिल उठी। पहले तो उन्होंने उसकी जी भर के बलाएं ली, फिर शिकवे भरे लहजे में बोली, इतने अरसे बाद तुम्हें हमारी याद आई? बस आंटी, जिंदगी मसरूफ ही इतनी हो गई है कि वक्त ही नहीं मिलता। क्यों इतना काम करते हो? देखो कितने कमजोर हो गए हो अकेले रहते रहते, आमना बेगम ने फिक्रमंदी से कहा। अकेला कहाँ रहता हूँ आंटी, 3 नौकर 24 घंटे मेरी खिदमत के लिए मौजूद रहते हैं। वो उनकी फिक्रमंदी पर फिदा होते हुए बोला। बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हारी जिंदगी यूं ही मुसीबतों में ही गुजरी है और मैं हमेशा कुछ ना कर सकने की वजह से बेबसी की तस्वीर बनी तुम्हारे साथ ये सब होता हुआ देखती रही। आमना बेगम नदामत भरे लहजे में बोली। आंटी आपको याद होगा, एक दफा मैंने आपसे कहा था कि मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर
बड़ा आदमी बनूं और मैं आपको बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। और आपने कहा था कि मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तो आंटी, आपकी दुआएं रंग ले आई हैं। आज मैं उस ओहदे, उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं। यहाँ मेरी माँ ज़ैनब और आप देखना चाहती थीं। आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश कि आप अंदाजा नहीं लगा सकती। वो गुलगेल लहजे में बोला। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे बेटा, आमना बेगम ने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा और फिर सीमा को उसके लिए खाना पकाने की खुसूसी हदायत देने के लिए उठ खड़ी हुई, जबकि वो अम्मा से मिलने उनके कमरे की जानिब बढ़ गया। अम्मा हमेशा की तरह उससे बेदिली से मिली। उन्हें अभी तक आज़ब पर अपनी बात ना मानने का गुस्सा था और इस गुस्से में इस वक्त और कई गुना इजाफा हो गया था जब आज़ब के यहाँ से जाने के 2 हफ्ते बाद अलीजा भी दिल बर्दाश्ता होकर अमेरिका अपने मामू के पास चली गई थी। आज़ब का दिल चाह रहा था कि वो अम्मा से पूछे कि क्या उन्होंने अलीजा को बताया था कि वो उसकी ऊंची हरकत के मुतालिक जानती हैं, मगर अम्मा के पहले से कहीं निढाल वजूद को देखकर उसमें हौसला न हुआ कि उन्हें तकलीफ पहुंचाए। फिर वो जल्द उनके पास से उठ खड़ा हुआ और फिर से मरवा के पास आ गया। मरवा, घर के बाकी लोग किधर हैं? उसने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। चाचू और ताऊ पापा के साथ ऑफिस गए हैं, उन्हें पापा को चंद दफ्तरी मामला से आगाह करना था। ताई माँ नाजमा शहरयार के साथ किंजा बाजी के यहाँ गई हैं, जबकि आंटी नाजिया आपसे नाराज हैं, इसलिए अपने कमरे से नहीं निकली होंगी, क्योंकि आपके शादी से इनकार की वजह से अलीजा उन्हें छोड़कर अमेरिका चली गई है और फरवा अपी शहरी भैया के साथ बाहर आउटिंग पर गई हैं। मरवा ने तफसील से बताते हुए कहा। आज़ब के अंदाज से लग रहा था कि उसे अलीजा के बाहर जाने का सुनकर कोई शौक नहीं लगा और ना ही उसकी कैफियत से ये जाहिर हो रहा था कि उसे इस मामले से कोई सरोकार है। आज़ब भैया, आपका एक तरह से मुस्तकबिल तो महफूज हो चुका है, अब आप मेरे लिए एक अदद अच्छी सी भाभी ले ही आए। मरवा ने उसे छेड़ने के से अंदाज में कहा। क्यों, तुम्हें क्यों इतनी शिद्दत से भाभी की तलब महसूस हो रही है? अभी तुम्हारे भैया की नई नई जॉब तो लगी है। कमरे में दाखिल होती आमना बेगम ने कहा। फरवा आपी और शहरी भैया की शादी भी तो हो रही है, इनकी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? मरवा ने मुंह बनाते हुए कहा, जबकि फरवा की शादी का सुनकर आज़ब ना चाहते हुए भी खो सा गया। अरे आपको क्या हुआ? आप क्यों फिजाओं को घूरने लगे? मरवा ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं फिजाओं को नहीं घूर रहा, बल्कि तुम्हारी बात पर गौर कर रहा हूँ, वो झींकते हुए बोला। अच्छी तरह गौर कर लीजिएगा, वरना ये न हो कि सारी उम्र पछताना पड़े, मरवा ने मानी खेज अंदाज में कहा। बेगम साहिबा, खाना तैयार हो चुका है, अभी टेबल पर लगा दूं कि आप लोग बाद में खाएंगे? इससे पहले कि वो लाजवाब होता, सीमा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। क्यों आज़ब बेटा, अभी खाओगे या बाद में? आमना बेगम ने सीमा को जवाब देने से पहले उससे पूछा। अभी नहीं आंटी, बाद में खाऊंगा, पहले मैं जरा ऊपर छत पर चक्कर लगा आऊं, वो कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। ठीक है बेटा, जब तक तुम्हारे अंकल भी आ जाएंगे, आमना बेगम बोली, जबकि आज़ब के मुंह से ऊपर जाने का सुनकर सीमा के दिल को धचका सा लगा। उसे लगा जैसे अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी तरह आज़ब को ऊपर जाने से रोक दे। भैया ऊपर जाकर क्या करेंगे, हर चीज तो धूल से अटी होगी, मरवा ने अनजाने में ही सीमा के दिल की बात कही। पुरानी यादों से धूल हटती रहे तो अच्छा होता है, वो कहता हुआ बाहर निकलने को था कि अचानक फरवा और शहरोज अंदर दाखिल हुए, जिसकी वजह से उसे अपना इरादा मुलतवी करना पड़ा और सीमा की जान में जान आई। शहरोज उसे सरसरी से अंदाज में मिला, जबकि फरवा की हालत ऐसी थी कि काटो तो लहू नहीं। उसकी रातों का चैन, नींद और सुकून अगारत करने वाला सितमगर उसके सामने था। वो जो उसके लिए लम्हा लम्हा मर रही थी और उसके बगैर उसे जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी मुहाल लग रहा था, और वो सितमगर कैसे उसकी हालत से बेखबर चेहरे पर मासूमियत सजाए खड़ा था। इसी मासूमियत ने ही तो उसके दिल में घर किया था, मगर अब
اسے اس معصومیت کے مزید واروں سے بچنے کے لیے خود پر مسکراہٹوں کا ایسا کھول چڑھانا تھا کہ اس کے دل سے ٹپکتے آنسوؤں سے اس کے چہرے کی مسکراہٹ کی آبیاری ہوتی رہے۔ کیسے ہو؟ بڑے دنوں بعد ہم لوگوں کی یاد آئی، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے پرسکون لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاں، مصروفیت ہی اتنی رہی کہ آنا نہ ہو سکا۔ اب تھوڑی فرصت میسر ہوئی تو سوچا ان لوگوں سے مل لاؤں جو فارغ ہوتے ہوئے بھی ایک فون کال نہ کر سکے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گیا۔ شہروز سے تمہاری خیریت کا معلوم ہوتا رہتا تھا، اس لیے میں نے کال نہیں کی، وہ بہانہ بناتے ہوئے بولی، اور سچ بتاتی بھی کیسے کہ وہ کیوں ملنے اور فون کرنے سے کترا رہی تھی کہ کہیں اس کے دلی جذبات اس کی زبان پر نہ آ جائیں۔ شہروز سے؟ مگر ہم تو اس عرصے میں صرف ایک بار ملے ہیں، پھر کیسے؟ اعظم نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس طرح کہ شہری روز گھر آ کر مجھ سے اپنے بزنس کی باتیں کرتا تھا۔ تم اور شہری کیونکہ بزنس میں ایک دوسرے کے حریف ہو، اس لیے تمہارا ذکر بھی لازمی ہوتا، اور جس طرح تم نے پچھلے کئی دنوں سے شہری کی ناک میں دم کیے رکھا ہے، اس سے مجھے اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ تم لازمی طور پر تندرست ہی ہوگے۔ فروا نے ہنستے ہوئے کہا تو شہری بس دائیں بائیں دیکھ کر رہ گیا۔ واقعی اعظم، جس طرح تم نے مجھے ڈاج کیا ہے اس کا جواب نہیں، شہروز نے کھلے دل سے اپنی ہار مانتے ہوئے کہا۔ سوری، مگر میں نے تمہیں کوئی ڈاج نہیں کیا، اعظم نے حیرت کی انتہا کو پہنچتے ہوئے کہا۔ اصل میں تمہیں تفصیل سے بتاتی ہوں۔ جب تم نے 30 کروڑ کی ڈیل کی تو شہری تمہاری اس ڈیل کو بیوقوفی گردان کر بہت ہنسا، مگر جب تمہاری کمپنی کولڈ کریم شہری کی کمپنی سے پہلے مارکیٹ میں لے آئی تو اسے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ تم نے اپنی کمپنی کے لیے کیوں اتنی جلدی 30 کروڑ کا کیش حاصل کیا تھا۔ فروا نے نان بریک ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ اس میں کوئی ڈاج تو نہیں ہے، بس اپنی بزنس سینس ہے جو ہر کوئی اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے، اعظم نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ ہاں، شاید ڈگریوں والے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھنا بھول گئے تھے، فروا نے چھپتے لہجے میں کہا تو اعظم نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ شہروز نے وہاں سے اٹھ کر جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ چاند اور چکور کی محبت بھی عجیب ہے۔ چکور اس چاند کا دیوانہ ہے جو اس سے کوسوں میل دور ہے، اور چکور کوشش کے باوجود بھی اس چاند تک نہیں پہنچ پاتا بلکہ اس تک پہنچنے کی کوشش میں اپنی جان دے ڈالتا ہے۔ سیما کو بھی اپنی محبت چاند اور چکور جیسی ہی لگ رہی تھی۔ اس کا چاند اس سے کوسوں دور تھا اور وہ ایسی بدقسمت تھی کہ اس تک پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے تمام ارادے، تمام عزائم اعظم کو دیکھتے ہی دھرے کے دھرے رہ جاتے تھے۔ اب بھی جب اعظم آیا تھا تو وہ اس کے سامنے جانے کی بڑی مشکل سے ہمت کر پائی تھی، اور آج اسے واپس گئے تیسرا روز تھا۔ سیما کو پھر بھی اپنی سانسیں اکھڑی اکھڑی سی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فضلو چاچا کے پاس بچھی اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ نیند تو جیسے آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ وہ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد بالآخر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چچا، میں ذرا چھت پر جا رہی ہوں چہل قدمی کے لیے، یہاں کوارٹر میں میرا جی گھبرا رہا ہے۔ وہ چارپائی کے پاس پڑی اپنی چپل پہنتے ہوئے بولی۔ جلدی آ جانا بیٹی، صبح اٹھ کر تمہیں ڈھیروں کام بھی کرنے ہیں، فضلو چاچا نے نیند سے بوجھل آواز میں کہا۔ وہ اس سے پہلے بھی رات کو نیند نہ آنے پر یوں چہل قدمی کے لیے چلی جایا کرتی تھی، اس لیے فضلو چاچا نے زیادہ پرواہ نہیں کی۔ وہ آج کافی دنوں بعد اوپر چھت پر آئی تھی۔ اس روز جب اعظم اچانک گھر والوں سے ملنے آیا اور پھر اوپر اپنے کمرے میں جاتے جاتے رہ گیا تھا۔
सीमा सोचकर कांप उठती थी कि अगर वो अपने कमरे में आ जाता तो कमरे की चीजों को चमकते हुए देखकर सोचने पर मजबूर हो जाता कि कौन है जिसे उसकी चीजों से इतना प्यार है। अब भी वो ऊपर आई तो आज़म के कमरे में डरे डरे से अंदाज में दाखिल हुई। वो वहां से किताब उठाने आई थी। किताब लेकर जैसे ही वो सीढ़ियां उतरने लगी, एक ताकतवर मर्दाना हाथ उसके मुंह पर जम गया। अगले ही लम्हे सीमा उस मर्द के कंधों पर सवार थी। वो उसे उठाए ऊपर कमरे में ले आया। खबरदार जो चिल्लाने की कोशिश की, वरना यहीं गला दबाकर मौत के घाट उतार दूंगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। वो उसके मुंह से हाथ हटाते हुए बोला। सीमा को पहचानने में जरा देर न लगी। वो शहरयार था। क्या हरकत है ये? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सीमा ने लपक कर लाइट का बटन ऑन करते हुए गुस्सीले लहजे में कहा। तुम्हें कई बार इस कमरे में दीवानों की तरह चक्कर लगाते देखा है। क्या है इस कमरे में जो मेरे बेडरूम में नहीं है? इसलिए मैं ये देखने चला आया। शहरयार ने आयाशाना लहजे में कहा। मैं यहाँ किताब लेने आई थी, वो मैंने ले ली, अब मैं जा रही हूँ, सीमा ने कांपते लहजे में कहा और बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? तुम तो खुद हुस्न की किताब हो और मैं आज फुर्सत से तुम्हारा एक एक वर्क पढ़ूंगा। शहरयार उसे दबोचते हुए बोला। छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? मैं बड़ी मालकन को बताऊंगी। वो खुद को झटके से उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोली। अभी मुझे अपनी मनमानी करने दो, बाद में तुम अपनी मनमानी करते हुए जिसको जी चाहे बता देना, शहरयार अयाराना लहजे में बोला। अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो टेबल पर से शीशे का टूटा हुआ गिलास उठाते हुए बोली। जब से तुम यहाँ आई हो, मेरी तब से तुम पर नजर थी, मगर मौका ही नहीं मिल रहा था तुम तक पहुंचने का। किस्मत से आज मिला है तो मैं तुम्हें हरगिज मरने नहीं दूंगा। शहरयार ने लपक कर उसके हाथ से शीशे का नोकीला टुकड़ा पकड़ते हुए कहा। तुम जंगली कुत्ते हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो बिफरे लहजे में बोली। किसी से इतना प्यार कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी चीजों का इतना ख्याल रखा जाता है, और हम जो तुम्हारे पास हैं हमें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। यह तो सरासर नाइंसाफी है मेरी बुलबुल। शहरयार उसके गाल छूते हुए ढिठाई से बोला। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, तुम्हें खुदा का वास्ता, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सीमा उसके सामने हाथ जोड़ते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोली। प्लीज प्लीज मुझे अपने करीब आने दो, तुम्हें खुदा का वास्ता, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो बिल्कुल उसी के अंदाज में उसकी नकल उतारते हुए बोला। सीमा जान गई कि वो बुरी तरह फंस गई है। उसके भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। उसके तीनों जानिब छोटे से कमरे की दीवारें थीं और दरवाजे की जानिब शहरयार खड़ा था। वो पीछे हटती हटती दीवार के साथ पड़े बेड पर जा गिरी। शहरयार उसके पास पहुंचकर भयानक अंदाज में मुस्कुराने लगा। फिर अचानक वो उसके गिरेबान पर झपटा तो सीमा बेख्तियार चिल्लाने लगी। इसी वक्त कमरे में दादी अम्मा दाखिल हुई। शहरयार, ये क्या कर रहे हो? वो जलाल भरे लहजे में बोली। शहरयार इस तरह सीमा से अलग हुआ जिस तरह करंट लगता है। दादी, मेरा कोई कसूर नहीं है, यही मुझे यहाँ लेकर आई है। वो सारा इल्जाम सीमा पर थोपते हुए बोला। तुमने शराब पी है और ऊपर से झूठ बोल रहे हो। अम्मा ने जोरदार थप्पड़ उसे रिसीव किया। अम्मा, मुझे माफ कर दें, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी थी। घर आया तो सीमा को अकेले देखकर होश खो बैठा। प्लीज अम्मा माफ कर दें, और प्लीज डैडी को मत बताइएगा, वरना वो मेरे जिस्म की बोटी बोटी कर देंगे। कुछ देर पहले शेर बना हुआ शहरयार अब भीगी बिल्ली बना हुआ था। दफा हो जाओ यहाँ से, और खबरदार जो फिर किसी लड़की की तरफ मैली आंख से देखा। अम्मा के ये कहने की देर थी, शहरयार बंदूक से निकली गोली की मानेद वहां से भाग गया। और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? अम्मा अब की बार सीमा पर बरसी। वो मैं बड़ी मालकन यहाँ से किताब लेने आई थी। सीमा आंसुओं से तर चेहरे और भीगे लहजे में बोली। रात को अपने क्वार्टर में रहा करो, यूं इधर उधर मत घुमा करो। अभी कुछ हो जाता तो कहीं के ना रहते हम।
وہ تو اللہ بھلا کرے عثمان کا جو وقت پر مجھے یہاں لے آیا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ اماں کرختگی سے کہتی ہوئی واپس چل گئیں۔ جب وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچی تو ایک طرف سے اچانک عثمان نکل کر انہیں سہارا دے کر سیڑھیاں اتارنے لگا۔ عثمان کوٹھی کے چوکیدار بشیر احمد کا بیٹا تھا اور پچھلے ہی مہینے کوٹھی میں بطور ڈرائیور کے نوکری پر آیا تھا۔ پڑھا لکھا تھا، کافی دیر نوکری کی تلاش میں دھکے کھاتا رہا، مگر جب کچھ نہ بن پڑا تو باپ کے کہنے پر یہاں آ گیا۔ عثمان کو شروع دن سے ہی سیما بڑی بھلی لگی تھی اور رفتہ رفتہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ سیما سے بات کرنا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے، مگر سیما ہمیشہ اس سے لاتعلق سی بنی رہتی۔ آج عثمان کے والد بشیر احمد کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے اپنی ڈیوٹی ختم ہونے پر عثمان گیٹ پر ان کی جگہ ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اس نے سیما کو اوپر جاتے دیکھا تو اس کا ایک بار تو دل چاہا کہ موقع اچھا ہے جا کر سیما سے اپنے دل کی بات کہہ دے، مگر پھر خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا۔ اسی دوران شہریار کے دوست اسے گیٹ کے سامنے اتار کر چلے گئے۔ عثمان نے چھوٹا گیٹ کھول دیا۔ شہریار اسے دیکھے بغیر گیٹ کراس کر گیا تو وہ گیٹ لاک کرنے کے بعد دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا، مگر جیسے ہی شہریار نے اندر جانے کے بجائے سیڑھیوں کی جانب رخ کیا، وہ چونکے بنا نہ رہ سکا۔ اس وقت اس کے اوسان خطا ہو گئے جب شہریار سیما کو سیڑھیوں سے اٹھا کر اوپر لے گیا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ خود جا کر سیما کو بچائے، مگر پھر اس کی عقل نے اماں کو بتانے میں ہی عافیہ جانی، اور اب وہ سوچ رہا تھا اس نے اچھا ہی کیا کہ خود کچھ کرنے کی بجائے اماں کو لے آیا۔ شہروز کافی دنوں سے فروا کو بجھی بجھی سی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت کم کہیں باہر گھومنے جا رہی تھی۔ وہ اسے شاپنگ پر لے جانے کا کہتا تو وہ اب بھی انکار کر دیتی، ورنہ پہلے وہ جھٹ سے راضی ہو جاتی تھی۔ شہروز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر فروا کو پریشانی کیا ہے۔ وہ اس سے کئی بار پوچھ چکا تھا، مگر وہ آگے سے ہر بار کہتی تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میں پہلے جیسی ہی ہوں، مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ شہروز پہلے ہی بزنس کے سلسلے میں کافی ڈسٹرب تھا، اوپر سے فروا کی اس بدلی حالت نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ اعظم نے اسے صحیح معنوں میں بتایا تھا کہ بزنس کیسے کرتے ہیں۔ شہروز کی کمپنی کو پے در پے نقصان اٹھانے پڑ رہے تھے، جس سے اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ ہر بڑی ڈیل اعظم اس کے ہاتھوں سے یوں اڑا لے جاتا تھا جیسے دھوپ کپڑوں سے رنگوں کو اڑا لے جاتی ہے، اور شہری دودھ پیتے بچے کی طرح دیکھتا رہ جاتا تھا۔ وہ آج تک اس لیے کامیاب بزنس مین تھا کہ اپنے حریفوں کے پیادوں کو پیسے سے خریدتا آیا تھا۔ صفدر علی نے بھی اس کے ہاتھوں کھلونا بن کے اپنی نوکری سے ہاتھ دھوئے تھے، اور اعظم کو وہ سامنے آئے بغیر کئی مختلف ذرائع سے بہت بڑی بڑی آفرز دے چکا تھا، مگر اعظم اپنے اصولوں کا پکا تھا، اس لیے تمام آفرز ہمیشہ اس کے جوتے کی نوک کے نیچے ہی رہیں۔ بزنس تو خیر جیسے بھی تھا چل رہا تھا، مگر فروا کی بدلی کیفیت اس کی جان لے رہی تھی۔ وہ پہلے جیسی فروا دیکھنا چاہتا تھا، جو اس کی باتوں پر کھلکھلا کر ہنسا کرتی تھی، اسے کھل کر اپنی فرمائشیں بتاتی تھی، اس سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی، چہکتی کھلتی اور اٹکیلیاں کرتی فروا اسے چاہیے تھی، اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ سیما اپنی تمام چاہتیں، تمام ارمان دل میں بسائے عثمان کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ دادی اماں اور فضلو چاچا کے فیصلے کے سامنے وہ کچھ نہیں بول پائی تھی، اور بولتی بھی کیسے، وہ جو اپنا حال دل پر حکمرانی کرنے والے سے نہیں بول پائی تھی اور کسی سے کیا کہتی۔ اس نے محبت کی تھی، اور محبت میں ضروری نہیں کہ ملن بھی ہو۔ چاہت کسی کی محتاج نہیں، اور نہ چاہت کے جذبوں پر بند باندھے جا سکتے ہیں۔ جس سے محبت کی جائے اس کی خوشی میں ہی محبت کرنے والے کی خوشی ہوتی ہے۔ اسے اپنی خوشیوں سے زیادہ اعظم کی خوشیاں عزیز تھیں، اس لیے وہ اپنی خواہش کبھی زبان پر نہیں لائی تھی۔ وہ جانتی تھی اعظم کی محبت کبھی اس کے دل سے نہیں مٹ پائے گی۔ وہ اس کا موسم تھا،
जिसने दुखों की नगरी से उसे निकाला था और उसके दिल की नगरी में हमेशा के लिए बस गया था। उसकी मोहब्बत पकीज़ा थी, ना उसमें हवस थी, ना तलब थी, ना किसी मिलन की ख्वाहिश। उसके दिल में उस्मान के लिए मोहब्बत का अलग गोशा था और आज़ब के लिए अलग था। तो उस्मान भी उसका मोहसिन जिसने उसकी इज्जत पर एहसान किया था और इस एहसान के बदले वो उसे अपनी हर चीज के मुहाफिज के तौर पर कबूल कर चुकी थी। अब देखना था उस्मान उसके दिल से आज़ब की मोहब्बत कहाँ तक मिटा पाता था। मोहब्बत की कोई भी सूरत हो, चाहे कोई भी हैसियत हो, मोहब्बत हमेशा मुकद्दस होती है। मोहब्बत को सही तकद्दुस मोहब्बत करने वाले बख्शते हैं और ये किसी खास जिन्स के लिए मुख्तस नहीं। एक ही जिन्स के बाज लोग उसे वो इज्जत और वो मर्तबा देते हैं कि मोहब्बत जहाँ की सबसे कीमती शय मालूम होती है, जबकि उसी जिन्स के कुछ फर्द मोहब्बत के नाम पर ऐसे घिनौने खेल खेलते हैं कि मोहब्बत जैसा जज्बा खुद शर्मिंदा हो जाता है। यही फर्क था सीमा और अलीजा की मोहब्बत में। अलीजा की मोहब्बत औरत की मोहब्बत पर धब्बा थी, जबकि सीमा ने औरत की मोहब्बत की सही मानों में अक्कासी की थी, उसे तकद्दुस बख्शा था। औरत की ऐसी ही पाक दामन मोहब्बत, ऐसी ही पाकीज़गी और ऐसे ही खलूस की बिना पर इस्लाम ने उसे वो मुकाम बख्शा है जिसकी वो हकदार थी। हदीस का मफहूम है कि दुनिया सामाने ज़ीनत है और इसकी बेहतरीन मता नेक औरत है। नेक औरत की कितनी फजीलत है, उसे दुनिया की कीमती चीज गर्दाना गया है और आखिरत में अजर का अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। काश के पूरी औरत जात में शामिल अलीजा जैसी चंद लड़कियां भी ये बात समझ जाएं और बाकियों को अल्लाह ताला शहरयार जैसे मर्दों से बचाए। आमीन। Please like, share, subscribe and press the bell icon.